जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ की पेडागोजी क्लास में। और ये सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 15 क्वेश्चंस हमने मैथ के लिए हैं जो कि पेडागोजी के आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान तरीके से आपकी व्यवहारिक भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। आप सभी जानते होंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक है कोष्टीकरण। ठीक है, क्या है? कोष्टीकरण, कंपार्टमेंटलाइजेशन। ये क्या दर्शाता है? देखिए, गणित पढ़ाने में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं में एक समस्या की यहां पर बात की गई है कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो ये क्या है? तो यहां पर बेसिकली वो वाला ये क्वेश्चन नहीं है कि जहां पर देखते हैं चारों में से कौन सबसे सही है वही आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां पर हमें पता होना चाहिए स्पेशली कि कोष्टीकरण होता क्या है या कंपार्टमेंटलाइजेशन होता क्या है। जब हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा तभी हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, इसका मतलब होता है कि यहां प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद होता है। मतलब आप समझते होंगे कि बहुत अच्छा रहे कि अगर प्राथमिक का कोई मैथ का टीचर है और हाई स्कूल का कोई टीचर है, वो अपने आप में चीजों इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करें, समस्याओं को एक दूसरे से शेयर करें। अगर टीचर जब एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए हितकारी होता है, लाभदायक होता है। तो कोष्टीकरण में क्या होता है कि वो अपने अपने से मतलब रखते हैं, एक दूसरे से उनका जो संवाद होता है, व्यवस्थित संवाद होता है, वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो इसी समस्या को क्या कहा गया है? कोष्टीकरण कहा गया है एनसीएफ के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूल होते हैं तो वहां पर यही कहा जाता है कि जो प्राथमिक में टीचर पढ़ाएं या जो अपर क्लासेस में पढ़ाएं तो उनको आपस में भी सब्जेक्ट टीचर को आपस में भी क्या करते रहना चाहिए, बीच बीच में सब्जेक्ट्स को लेके संवाद करते रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं, कैसा? मानकीकृत परीक्षाओं टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको पता होना चाहिए कि मानकीकृत परीक्षाएं क्या होती हैं। देखिए, स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होते हैं, इधर देखिए, स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होते हैं उनका मतलब होता है एक सिलेबस दिया होगा और सिलेबस के बाद उस सिलेबस से उसी सिलेबस से क्वेश्चंस लेकर के एक मानकीकृत पेपर तैयार किया जाएगा, टेस्ट तैयार किया जाएगा, जिसको सभी को लगभग देना है, एक ही तरह का वो टेस्ट होगा। तो यहां पर ये बात कही गई है कि जो मानकीकृत परीक्षाएं होती हैं उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है गणित के लिए अगर हम बात करें तो इन परीक्षाओं की व्यक्तिनिष्ठता उन्हें संदर्भात्मक बनाती है। ठीक है, इन परीक्षाओं टेस्ट को केवल कम आबादी पर ही संचालित कर सकते हैं। ये बहुत अधिक रूप से पक्षपाती होते हैं। ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। और यही इसका आंसर हो जाएगा कि ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? देखिए, जब कोई परीक्षा मानक हो जाती है तो उसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति विशेष या बच्चे की विशेषता को मापने के लिए नहीं बनी है। सभी बच्चों में वो एक ही तरह की जो डिसाइडेड क्षमताएं हैं उन्हीं को वो माप रही है। जो भी उसको पता करना उतना ही पता करना। हो सकता है किसी बच्चे की जो क्षमताएं हैं वो अलग हो, तो यहाँ पर बच्चे की समग्र जो उसके अंदर बहुआयामी बुद्धि होती है उसका यहाँ पर चित्रण नहीं हो पाता है, या यूं कहें उसका मापन नहीं हो पाता है। तो ये परीक्षाएं कहीं ना कहीं कैसी होती हैं? एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होती हैं। तो यही हो जाएगा, ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। और ये किसका हो जाएगा? मानकीकृत परीक्षाओं का हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो यहाँ पर थे ये बहुत अधिक रूप से पक्षपाती होती हैं। ऐसा नहीं है, पक्षपाती नहीं होगी क्योंकि वो सबके लिए बनाई गई हैं। इन परीक्षाओं को केवल कम आबादी पर ही संचालित कर सकते नहीं। मानकीकृत परीक्षाएं आप उनको कितने भी बच्चों के लिए आप बना सकते हैं उस टेस्ट पेपर को। इन परीक्षाओं की व्यक्तिनिष्ठता उन्हें संदर्भात्मक बनाती नहीं, संदर्भात्मक ही नहीं होती है, क्योंकि इससे जो रिजल्ट आते हैं वो उतने ज्यादा अच्छे ओरिएंटेड नहीं होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है एक बच्चा योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। 6 में 3 अगर घटा रहा है तो 4 शेष बचते हैं, ऐसा वो कह रहा है, यानी गलत है। और 6 में 4 जोड़ने पर 10 होता है, ये वो सही कह रहा है। 7 में 2 जोड़ने पर 9 हो रहा है, ये भी सही कह रहा है। और 9 में 7 घटाने पर 3 बच रहा है, इस क्वेश्चन को भी वो कैसे कर रहा है? गलत कर रहा है। तो यहां पर ये मतलब है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? उपयुक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सी ऐसी अवधारणा है जिसका वो गलत प्रयोग कर रहा है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जोड़ तो वो सही कर रहा है, क्या कर रहा है?
जोड़ को तो वो सही कर रहा है, बट जहां बात घटाव की आती है तो उस घटाव को वो कैसा कर जा रहा है, गलत कर जा रहा है। अब हमें इन ऑप्शंस में निकालना है कि क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जिसका वो अनुप्रयोग गलत रूप से कर रहा है। देखिए स्थानीय मान, यहाँ पर कहीं भी कि एक भी चारों में से एक में भी स्थानीय मान की संकल्पना नहीं आई है कि वो स्थानीय मान नहीं समझ रहा है, ऐसा किसी भी क्वेश्चन में ऐसा हमें नहीं प्रकट हो रहा है। तो स्थानीय मान की कोई संकल्पना उसकी डिस्टर्ब नहीं है। समानुपातिकता से भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही अंक लगभग है घूम फिर के एक अंक वाले, और उनको आराम से वो कर रहा है। पश्चगामी पश्च गिनती करना, इसमें वो गलती कर रहा है। कैसे? देखिए, जब बच्चा शुरुआती अपनी अगर हम शुरुआती क्षमता का विकास करें तो बच्चा फॉरवर्ड लर्निंग सीखता है। कैसी सीखता है? फॉरवर्ड लर्निंग सीखता है। 1 + 1 2 तो वो बता लेगा, लेकिन कतई जरूरी नहीं कि 2 - 1 = 1, यानी कि दो में से एक अगर कम करें तो एक बचता है, ऐसा वो बता पाए। क्योंकि बच्चे में अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास में सबसे पहले फॉरवर्ड लर्निंग आती है, यानी आगे की सोचना आता है, और जो पश्चगामी होता है वो बाद में डेवलप होता है, यानी पीछे बैकवर्ड सोचना बाद में डेवलप होता है। ठीक है, तो यही चीज हो जाएगी कि वो पश्चगामी और पश्च गिनती नहीं कर पा रहा है। चौथा ऑप्शन क्या है? संख्यांक एवं संख्याओं का बोध नहीं है उसको। ऐसा कैसे कह सकते हैं? संख्यांक क्या होते हैं? अगर हमने यहाँ 27 लिखा है तो यहाँ पर 2 अंक है, 2 अंक है, डिजिट है, और 7 भी एक अंक है, और इन 2 और 7 से मिलकर जो ये बनी है ये एक नंबर है, यानी ये एक संख्या है। तो संख्या और संख्यांक क्या होता है? संख्यांक उस संख्या में प्रयोग होने वाले अंकों को संख्यांक कहते हैं, और उन अंकों से मिलकर बनने वाली जो संख्या होती है उसको संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? देखिए, अगर गणित में आकलन आपको करना हो, क्या करना हो? गणित में आपको आकलन करना है, आकलन करना है, तो सबसे कम प्रासंगिक क्या होगा ये वो पूछ रहा है आपसे। सबसे कम प्रासंगिक कहां से आ गया भाई? हाँ, देखिए, निम्न में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? सबसे कम प्रासंगिक मतलब सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है गणित में आकलन के लिए। देखते हैं क्या है। गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। ये कह रहा है कि गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए, मतलब कुछ और ही संकल्पनाओं का परीक्षण कीजिए गणित के मूल्यांकन में, ना कि महत्वपूर्ण का मूल्यांकन कीजिए। अगर हम गणित का मूल्यांकन करने जा रहे हैं तो हमें हर महत्वपूर्ण चीज का मूल्यांकन करना चाहिए। मैथ के अंतर्गत जितनी भी चीजें महत्वपूर्ण आती हैं उन सभी चीजों का बच्चे का मूल्यांकन करना चाहिए, और ये यहाँ पर कह रहा है उनका नहीं करना चाहिए। कह रहा है ना कि पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण या मूल्यवान संघटकों का, तो ये गलत हो जाएगा। मूल्यवान का करना चाहिए, जबकि वो नहीं बता रहा है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उसे नहीं जो मापने में सरल हो। देखिए, ये पॉइंट जो है इसको समझिए, महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, यानी जो महत्वपूर्ण है गणित के अध्ययन में, शिक्षण में जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको मापिए आप, और उसे नहीं जो मापने में सरल हो। देखिए, मापने में सरल हो या कठिन हो, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते बच्चे की जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसको पढ़ाया गया है वो महत्वपूर्ण अगर है तो उसको आप मापिए। सरल कठिन से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी यहां पर जो बात कही गई वो सही कही है। महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उसे नहीं जो मापने में सरल हो। और क्या सरल सरल का आप मापन करेंगे कि जो चीज सरल है उसके माप देंगे, जो कठिन है उसको छोड़ देंगे? तो सरल कठिन की तो बात ही नहीं है, बस आप महत्वपूर्ण को मापिए। ये पॉइंट यहाँ पर सही है। गणितीय समझ के आकलन में खुले सिरे वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही अच्छे कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बच्चे की चिंतन, जो उसकी चिंतन या सोच है उसका हमें पता चलता है कि बच्चा कितना सोच सकता है किसी चीज के बारे में। डाइवर्जेंट थिंकिंग उसकी हमें पता चलती है। तो ये गणित में खुले, गणित क्या किसी भी सब्जेक्ट में खुले छोर वाले प्रश्न होने चाहिए, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। और ये जो लास्ट है, शिक्षक और अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करनी चाहिए। देखिए, प्रतिपुष्टि की जो बात आती है, फीडबैक की बात आती है, तो आप सभी को पता होता है किसी भी मूल्यांकन का जो सबसे मेन उद्देश्य होता है वो पहले तो बच्चों को सिखाना होता है। जो आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स होते हैं, यानी दक्षताएं हमें निर्धारित हैं उस पर्टिकुलर चीज को सिखाने से, वो प्राप्त होनी चाहिए। और वो प्राप्त नहीं हुई है तो इसका फीडबैक भी हमें मिलना चाहिए कि किस स्तर तक हमने दक्षताओं को प्राप्त कर लिया है और किस स्तर तक अभी बाकी है, कितनी कमी है, और क्या हमें अपनी पढ़ाने के तरीके में, टैक्टिक्स में परिवर्तन करना
चाहिए। तो ये सभी कब पता चलेगा, जब आप एक बेहतर फीडबैक तैयार करेंगे, उसके बाद आप रिमेडियल टीचिंग करेंगे। तो फीडबैक अच्छी तैयार होनी चाहिए दोनों के लिए, टीचर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो ये भी पॉइंट सही है, यानी ये तीनों सही है। तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा। देखिए कह रहा है प्राथमिक कक्षा में आपको पढ़ाना है और गणितीय खेल को इन्वॉल्व करना है। कैसे, गणितीय खेल के माध्यम से गणितीय खेल को आपको उसमें इन्वॉल्व करना है। क्या हो गया, हाँ पाठ पुस्तक कुछ क्वेश्चन ही बदल गया क्या। देखिए गणितीय खेल को इन्वॉल्व करना, ये देखिए गणितीय खेल को इन्वॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। अगर मैथ को प्लेवे मेथड से पढ़ाना हो तो सबसे अच्छा कौन सा तरीका रहेगा। देखिए बच्चों को संख्या अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने की अनुमति देना। ठीक है, एक हद तक आप ऐसे खिलौने देंगे जहां पर अंक और संख्याएं लिखी हो और उनको दे देंगे और कहेंगे कि आप स्वयं इनसे खेलिए। ठीक है, इस तरह तक की बात ठीक है। आगे देखते हैं कि ऐसी भी कोई अच्छी चीज है। अवधारणाओं के निर्माण हेतु, देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट दिया गया है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का। अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन पाठ योजना में गणितीय, देखिए पाठ योजना भी आ गई। पाठ योजना बहुत जरूरी होती है। आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, आप वहां पर कंफ्यूज होकर नहीं जा सकते किसी कक्षा में, इसलिए आपके पास एक बेहतर रणनीति पाठ योजना होनी चाहिए। गणितीय पहलियों और आकृतियों, देखिए पहलियों के माध्यम से, आकृतियों के माध्यम से, पत्थरों के माध्यम से, डंडियों के माध्यम से जैसी सामग्री का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करना चाहिए। अब बताइए इतनी सारी चीजें दे दी गई, क्या दो ऑप्शन आपको पढ़ने की भी जरूरत है, नहीं जरूरत है। यानी कि यही सबसे अच्छी चीज है। अगर आपको गणित सिखानी है तो आप चित्रों के माध्यम से और मूर्त वस्तुओं के माध्यम से, है ना, ये दिया आकृतियों, पत्थरों, डंडियों, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से खेल खेल में जो गणित को सिखाएंगे तो उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से ये अवसर उपलब्ध होना चाहिए। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें तो मैथ की बुक में क्या होना चाहिए। बस हम आपको क्वेश्चन को सिंपल करके बता रहे हैं कि मैथ की पुस्तक में क्या होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की। एक प्रश्न में कई जटिल अवधारणाओं का समाकलन होना। देखिए कोई भी प्रश्न है, क्या हम उसमें जटिल अवधारणाएं डाल देंगे तो क्या वो बेहतर बन जाएगा। अवधारणाएं होनी चाहिए, वो जटिल है या सरल है इससे कोई लेना देना नहीं होता है। और यहां पर तो उसने कह दिया कई जटिल अवधारणाओं को डाल करके। और क्या बच्चे को क्या रोबोट बनाना चाह रहे हैं कि बहुत ही आप उसको ऐसी प्रोसेसिंग कराएंगे कंप्यूटर की तरह कि बहुत सारे उसको टफ वर्क दे देंगे, देखें वो क्या करता है। तो ऐसा बिल्कुल ही गलत होगा। आप कई जटिल अवधारणा डाल के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न देना। देखिए अधिकता देख, ये सब निगेटिविटी आपको यहाँ पर दिख रही होगी इन ऑप्शंस में। निगेटिविटी क्या दिख रही है, निगेटिविटी दिख रही है कि बहुत सारे प्रश्न देकर कई जटिल अवधारणा, तो निगेटिविटी आ रही, ऐसे ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न क्यों अभ्यास के लिए कराएंगे, जब हम बहुत सारे अभ्यास के लिए कराएंगे तो अन्य चीजों के लिए हम टाइम क्या उसको दे पाएंगे, अन्य कॉन्सेप्ट हमें बताने हैं। तो अभ्यास भी होना चाहिए बट वो भी लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी का अभ्यास कराए जा रहे हैं तो वो एक मोनोटोनी डेवलप हो जाएगी, एक वहां पर नीरसता डेवलप हो जाएगी बच्चे के लिए। गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब आप मैथ पढ़ा रहे हो तो संदर्भात्मक समस्याओं से मतलब समझिए। संदर्भात्मक का मतलब होता है कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है जब आप कोई चीज पढ़ाते हैं, कोई अवधारणा सिखाते हैं तो उस अवधारणा से संबंधित उसको समस्या देना। समस्या से मतलब प्रश्न होता है। तो आपने कुछ भी सिखाया, आपने सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण सिखाया है तो आप उसी के बारे में बच्चे से कुछ पूछिए। तो यही होता है कि जो चीज सिखाइए उसी संदर्भ में आप उससे पूछिए। और ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये अक्सर पाठ्य पुस्तक में अनिवार्य रूप से ये चीज होनी चाहिए। औपचारिक कलनविद का अभ्यास कराना, नहीं कलनविद का अभ्यास कराना ये तो एक तरीका हो गया, एक सिद्धांत है, एक मैथमेटिकल बात हो गई। इससे हमें बहुत बेहतर पाठ्य पुस्तक हमारी तैयार नहीं होगी। ये बहुत जरूरी चीज है जो कि होनी चाहिए। और बाकी वहां पर कलन विधियां ये तो सब दी होगी, इनसे कोई बहुत ज्यादा कोई अच्छा डिजाइन हो जाएगा पाठ्य पुस्तक, ऐसा नहीं। देखिए स्थानीय विषय वस्तु, देखिए स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें। बात को समझिए, जब भी नेशनल टेक्स्ट बुक की बात हो तो वो कैसी होनी चाहिए, लोकल कंटेंट और फ्लेवर से भरी होनी चाहिए। कहते हैं जो एनईपी 2020 है वो हमसे ये कहता है कि बच्चों की जो पाठ्य पुस्तकें हो उसमें जो
चित्र हैं, उदाहरण हैं और जो भी घटनाएं हैं वो उसके परिवेश रूप से, मतलब परिवेशी वातावरण से ली जानी चाहिए। जो उसका परिवेश है चारों तरफ का, वहीं से उदाहरण, वहीं से चित्र, वहीं से गतिविधियां उसमें शामिल करनी चाहिए, ताकि बच्चा उन चीजों से कैसा रहे, परिचित रहे और उसको कुछ भी वहां पर अजनबी सा ना लगे, स्ट्रेंज सा ना लगे, चीजों से जुड़ाव फील हो। ठीक है, ये बात अपने आप में। आगे देखते क्या कह रहा है। आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्न में से कौन सा दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करता है। और ऐसी पाठ्य पुस्तकें हो तो यहाँ पर कौन सा ऐसा चारों में से है जो इस बात की क्या कर रहा है, इस बात को बढ़ा रहा है, इस बात की ओर इशारा कर रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। आप ही बताइए, क्या कोई पाठ्य पुस्तक अच्छी हो सकती है जहां पर केवल मौखिक प्रश्न हो, या ऐसी पाठ्य पुस्तक की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्या ऐसी कोई भी टीचिंग अप्रोच अच्छी हो सकती है जहां पर केवल मौखिक प्रश्न शामिल किए गए हों। पहली बात तो केवल वर्ड ही निगेटिव की ओर जा रहा है कि आप किसी चीज को केवल कैसे करा सकते हैं। इस दुनिया में अगर हम बच्चे को पढ़ाने की बात करते हैं, वैसे तो किसी भी चीज में केवल शब्द आने नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम पढ़ाने की बात करते हैं तो वहां पर तो दायरा बहुत विस्तृत होता है, पाठचर्या होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो वहां पर आप केवल कुछ चीज सिलेक्ट करके और उसी माध्यम से कराएंगे तो कैसे हो पाएगा, है ना। तो केवल मौखिक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। आप सभी पाठ्य पुस्तकों का अगर हिंदी भाषा में एक लैंग्वेज विशेष में अनुवाद करने से क्या मिल जाएगा। आपको अच्छी तरह पता है कि किसी भी क्लास की खूबसूरती होती है बहुभाषिता में। किसमें होती है? बहुभाषिता में होती है। और वहां पर आप सभी पुस्तकों को केवल हिंदी में अनुवाद करने को कह रहे हैं, तो ये कैसे अच्छा हो सकता है। यानी कि एटमॉस्फेयर ऐसा हो, एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए क्लासरूम का जो कैसा हो, मल्टीलिंगुअल हो। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर जो हम पेडागोजी पढ़ा रहे हैं, सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश पेडागोजी भी आपकी चल रही है, हिंदी पेडागोजी भी नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगा। तो हम चीजों को बहुत ही अच्छे से, जो सबसे टफ पार्ट आपका है उसको सबसे पहले करा के चले, क्योंकि मैथ में आपको पता है 15 क्वेश्चन जो आते हैं वो इतने कोई ज्यादा टफ नहीं होते हैं। उनको तो मैराथन्स में भी पढ़ा देंगे तब भी वो कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो या अरिथमेटिक हो, आपकी इतनी टफ आती ही नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर हम प्राथमिक की बात करें। और हमने जूनियर के भी आप देख लीजिए उठाकर, उसमें भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ी सी गणित और यही चीजें थोड़ी सी अपर लेवल की हो जाती है। तो जो मैथ में जूनियर में बैठ रहा है तो वो अगर इतना तो हो गई मैथ में, फिर भी उन चीजों को देख लिया जाएगा, लेकिन जो टफ होता है वो पेडागोजी होती है। यानी ये चीज अगर आप कर लेंगे तो आपको पास होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। और कितना भी हम अपने फैक्चुअल क्वेश्चन सही कर लें, मतलब मैं जो वैसे वाले होते हैं, और अगर इस तरह के क्वेश्चन हमारे सभी छूट जाएंगे इंक्लूडिंग सीडीपी, तो फिर हमें पास करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, या यूं कहें अच्छा स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है, आप हमारे चैनल पे आए हैं तो फिर इसको आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ से आपको 1 महीने तक बहुत ही बेहतरीन हम कंटेंट देने वाले हैं, मतलब विद मैराथन। तो आप इसमें जुड़ जाइए, क्लास में सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और बिलीव करिए, बहुत पुराना अनुभव है हमारा, आज का कोई नहीं है। 2011 से सीटेट और टेट को देख रहे हैं, तो कोई अभी ऐसा नहीं है कि हमारे लिए चीजें नई है। मतलब 68,000 69,000 और ये जो भी भर्तियां हुई हैं, तो कितने ही सारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट पढ़ाए हुए लगे हुए हैं। अगर हम ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो फिर ठीक है, आप आए हैं, हो सकता है हम ऑनलाइन नए हो, लेकिन पढ़ाने का तरीका आपको बता रहा होगा कि हमारा अनुभव नया नहीं है। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदाय की आवश्यकताओं के मुताबिक हो। देखिए ये बात जो यहाँ पर कही गई है, पाठ्य पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी पाठ्य योजना या पाठ्य पुस्तकों का क्या काम जो किसी भी विद्यार्थी के, उसकी समुदाय की जरूरतों को, उसकी देश की जरूरतों को पूरा ना करे। ऐसी पाठ्य पुस्तक, ऐसी पाठचर्या का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। भाई हमें शिक्षा क्यों चाहिए? हम अपने समुदाय का, जिस जगह पे रह रहे हैं उस समाज का और अपने देश का भी भला ना कर पाए जिस शिक्षा से, तो ऐसी शिक्षा प्राप्त करने का हमें क्या ही फायदा है। तो ये पॉइंट इसलिए सही हो जाएगा कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। अगला है पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है, स्थानीय संदर्भों, आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री, कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल, पूरक सामग्री होनी चाहिए। तो ये भी बात सही है, जैसा कि पहले ही कहा है कि किताबों में पूरक सामग्री आपके परिवेशी होनी चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट सही है और पूछा भी गया था, यहाँ पर कोई एक पॉइंट नहीं था, कौन से दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करते हैं, है ना। एक नहीं, एक से अधिक यहाँ पर हो सकते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब भिन्नों जैसे 3/10, 7/10, 3/10, 7/10 और
15/10 इत्यादि को दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए कहा जाता है तो वह 3/10 को 1.3 लिखता है, 7/10 को 1.7 लिखता है, इसी तरह से इसको 2.5 लिखता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है इस गलत अवधारणा के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण कौन सा होगा। तो ये जो गलत कॉन्सेप्ट वो लगा रहा है इसके लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, कक्षा में उसका लापरवाह रवैया। आप ये बताइए वो जितने क्वेश्चन उसको टीचर ने दिए हैं या टेक्स्ट बुक में कहीं से भी वो लगा रहा है और सभी क्वेश्चन को अगर वो सॉल्व कर रहा है तो वो लापरवाह कैसे हो सकता है। और ऊपर से कोई ना कोई तो कॉन्सेप्ट वो लगा ही रहा है अपने दिमाग से, भले गलत लगा रहा हो लेकिन सभी में एक तरह का कॉन्सेप्ट तो वो लगा ही रहा है, तो वो लापरवाह कैसे हो सकता है। यानी लापरवाही से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर लापरवाह टाइप का वर्ड कहीं पर भी आए, हमने आपको ये एक वीडियो बना भी रखा है और एक और नया बना देंगे। इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो निगेटिविटी की ओर जाते हैं। तो इस तरह का अगर कोई वर्ड आए तो आप उसको क्या करना, आप उसको देख लेना कि वो निगेटिव की ही ओर होगा। अगला देखिए ऑप्शन क्या है, वह अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीचों बीच लगा रहा है। वह अंक और हर को जोड़कर, ये तो वो सही बात कह रहा है, 10 और 3 को जोड़ करके और 1.3 और दोनों के बीच में दशमलव को लगा रहा है, ये तो वो सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी, वह अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीचों बीच लगा रहा है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सही कह रहा है। गणितीय कलन विधि का उपयोग कर रहा है, सॉरी वह एक अलग प्रकार की गणितीय कलन विधि का उपयोग कर रहा है। अब अलग प्रकार की गणितीय कलन विधि, यहाँ पर आपको लग रहा है कोई भी मैथमेटिकल ऐसा वो रूल या कोई थ्योरी या कोई चीज़ फॉलो कर रहा है जो ऊपर ये सॉल्व कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिंपली क्या कर रहा है, अंश और हर को जोड़कर बीच में एक अंक पे दशमलव लगा रहा है। ऐसी कोई भी गणितीय संकल्पना का यहाँ पर वो प्रयोग नहीं कर रहा है। तो ये कलन विधि जो कह रहा है ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए लास्ट हुआ है, गणित से डरा हुआ है। डरा हुआ बिल्कुल नहीं, अगर डरा हुआ होता तो वो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। देखिए 9वां क्वेश्चन है, एक शेष शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है। देखिए अगर हम 9 में 4 का भाग लगाएं, 4 का भाग लगाएं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 1। यहाँ कह रहा है कि एक जो शेषफल होता है वो सर्वदा भाजक से कैसा होता है, कम होता है। बिल्कुल भाजक से कम होता है ना, 1 कम है 4 से, भाजक से कम होता है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त होगी। और यही चीज़ अगर हमें प्राथमिक कक्षा के बच्चे को समझानी है तो हम कौन सी यहाँ पर चारों ऑप्शन में कौन सी प्रणाली अपनाएं जो सबसे अच्छी होगी। देखिए पहला, हस्त कौशल सामग्री जैसे कंकड़ों, गेंदों, टोकनों इत्यादि का उपयोग भाज्यों के रूप में करें जिनको नियमित तरीकों से बराबर बराबर समूह में बांट और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करने दें। देखिए सपोज करो यहाँ पर हमने कंकड़ लिए कितने, यहाँ पर हमने 5 कंकड़ लिए और हम कह रहे हैं कि इसको 2-2 के, आप 2-2 के खानों में भरिए, तो आप वो 2-2 के खानों में भरेगा और एक ही कैसा बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तब हम उसको बता पाएंगे कि देखिए 2-2 के जोड़े बनाने पर 1 बच रहा है, यानी ये 2 से कम ही होगा जो बच रहा है, भाजक से कम ही शेषफल होगा। इसी तरह से अगर आप 7 लेते हैं यहाँ पर सपोज करो और आप 3-3 कर लेते हैं, 3-3 का बना लेते हैं, तो आप फिर से 1 बच रहा है। तो उस कंडीशन में भी आप बता सकते हो कि जो ये 3 का हमने लिया था और 1 बच रहा है तो वो उससे कम बच रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका सही है, यानी ये समझाने के लिए, क्योंकि बच्चा प्राथमिक स्तर का है तो मूर्त चीज़ों से सबसे अच्छा सीखेगा। आगे देखते हैं, अलग अलग शेषफल मिलाने पर आधारित विभाजन की केवल 2 अंक की संख्या, ये केवल 2 अंक की संख्या बिल्कुल गलत हो जाएगा। और श्याम पट पर 1 या 2 ये भी गलत हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यीकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दृश्यीकरण यानी विजुअलाइजेशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, और ये जो सिद्धांत है ये वैन हेले की बात हो रही है। देखिए नीदरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे वैन हेले, और आपको बताएं कि ज्यामिति में इनका एक क्वेश्चन वैन हेले से आ ही जाता है, चाहे वो जूनियर हो या प्राइमरी हो, तो हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। इन्होंने एक्चुअल में 5 लेवल बताए, कितने स्तर बताए हैं, 5 स्तर दिए हैं, और उन 5 स्तरों में इन्होंने बताया है कि बच्चा ज्यामितीय आकृतियों से अपने संबंध को कैसे स्थापित करता है, वो 5 स्तरों से होकर के चलती है ये प्रक्रिया। मतलब ज्यामितीय आकृतियों में जो समझ डेवलप होती है किसी बच्चे की, वो 5 स्तरों से होकर के गुजरती है। इन 5 स्तरों में उन्होंने जो बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां,
तो पहले को बोला उन्होंने लेवल 0, लेवल 0 को ही उन्होंने कहा दृश्यीकरण। क्या कहा? दृश्यीकरण। हम जो लिख रहे हैं वो आपको समझा देंगे, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेवल 0 को उन्होंने कहा दृश्यीकरण। फिर दूसरा है लेवल 1, लेवल 1 को उन्होंने कहा एनालिसिस, और लेवल जो 3 है यानी इसको उन्होंने लेवल 2 कहा, इसको उन्होंने कहा अनौपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। और जो लेवल 4 है यानी इसको लेवल 3 बोला, इसको कहा औपचारिक निगमन। और लास्ट लेवल है लेवल 5 जिसको लेवल 4 बोला, इसको उन्होंने बोला है दृढ़ता। क्या बोला है? दृढ़ता। देखिए वहाँ पर जो लिखा है उसको छोड़िए, हम आपको समझा देते हैं, वो समझने की कोशिश कीजिए और आपको अभी समझ में आ जाएगा। वैन हेले से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जबकि ये एक सेपरेट टॉपिक है, बना देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी अगर आप पढ़ लेते तो भी आपको नहीं छूटेगा क्वेश्चन, और ज़रूर आता है, इसलिए ध्यान से देखिए इसको। देखिए वो ये कह रहा है लेवल 0 में इन्होंने कहा कि अगर लेवल 0 का बच्चा होगा तो वो दृश्यीकरण यानी जो ज्यामितीय आकृति हैं उनको देख करके उनको उसकी समझ डेवलप करेगा। आप सभी जानते होंगे जब छोटा बच्चा होता है, अगर हमें व्रत बताना होता है तो उसको रोटी के माध्यम से बताते हैं कि बेटा रोटी कैसी होती है, बोलता है गोल होती है, या रुपया कैसा होता है, गोल होता है, समोसा किस तरह का होता है तो उसको बताते हैं ये बेटा त्रिभुजाकार होता है। तो आकृतियों को दृश्यीकरण के माध्यम से विजुलाइज करके हम आकृतियों को समझाते हैं कि इस तरह की आकृति, ये इस तरह। आप छोटे बच्चों के लिए लेने जाइए ज्यामिति संबंधी जो उनकी टीचिंग मटेरियल होता है, तो आपको ऐसी चीज़ें वहाँ पर खिलौने मिलेंगे जहाँ पर आकृतियाँ फंसाने के लिए आएगा, कुछ रखने के लिए आएगा, और किताबों में अगर होंगी तो वो समोसा और इसी टाइप की चीज़ें वहाँ पर बनी हुई होंगी, जिससे कि आकृति को वो समझ पाएगा कि हाँ समोसा 3 कोने का होता है तो ये त्रिभुज की ओर इशारा करता है। तो यहाँ पर दृश्यीकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है। दूसरा लेवल 2 होता है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब होता है गुण धर्मों के आधार पर बच्चा एनालाइज करता है आकृतियों को उनके गुण धर्मों के आधार पर। जैसे वर्ग के मामले में वो समझेगा कि वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, और चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, और वर्ग में अगर बात करें तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरह से वो आकृतियों में उनके गुण धर्मों के आधार पर एनालाइज करके, क्या करके? एनालाइज करके, गुण धर्मों के आधार पर एनालाइज करके वो आकृतियों के बारे में बता पाएगा। तो पहला हो गया देख करके, दूसरा हो गया गुण धर्मों के आधार पर, तीसरा देखिए जो लेवल 2 है जिसे थर्ड स्तर जो है उसमें अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन होता है जब वो आकृतियों के बीच में संबंध स्थापित कर पाता है, जैसे कि वर्ग और आयत में संबंध स्थापित करना। आप जानते होंगे कि एक वर्ग जो होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होता है, क्योंकि उनकी स्पेशल क्वालिटी के कारण कोई भी वर्ग है वो आयत हो जाएगा। उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसमें भी कहा जाता है आयत में भी कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसके चारों कोण 90 अंश के होते हैं तो आयत में भी कहा जाता है 90 अंश के कोण होते हैं। यहाँ पर 2 विकर्ण होते हैं, आपस में प्रतिच्छेद करते हैं और आधे आधे एक दूसरे को काटते हैं, तो उसमें भी यही होता है। तो ये चीज़ें जो है एक दूसरे में जो अंतर संबंध होता है आकृतियों में, तो वो यहाँ पर बच्चा अनौपचारिक निगमन में उस चीज़ को निकाल सकता है। चौथा होता है औपचारिक निगमन। इसमें बच्चा थ्योरम को समझता है, किसी भी जो थ्योरम होती है किसी भी आकृति को लेके, तो उस थ्योरम को वो आसानी से समझ सकता है, अनौपचारिक निगमन के अंतर्गत आता है। जो प्रमेय होती हैं ज्यामिति में, ढेर सारी पूरी ज्यामिति प्रमेयों के आधार पर चलती है, तो एक प्रमेय से दूसरी प्रमेय को सिद्ध करना या किसी आकृति से प्रमेय निकालना, प्रमेय से आकृति बनाना, तो ये किससे होती है? ये औपचारिक निगमन में होती है। और लास्ट में आती है दृढ़ता। दृढ़ता जो होता है यहाँ पर बच्चा जो होता है वो सेल्फ सिद्धांत को डेवलप करने की सिचुएशन में आ जाता है, प्रमेयों के निर्माण की कंडीशन में वो आ जाता है। तो यही हो जाता है दृढ़ता के अंतर्गत। ठीक है, हमने आपको बहुत ही इसको शॉर्ट में बता दिया है। कभी इसको पूरा सिद्धांत है वेन हेले का 10-5 मिनट में पूरा बता देंगे और अच्छे से इसको बता देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसका पूछ क्या रहता है, दृश्यीकरण। तो दृश्यीकरण क्या हो जाता है? ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर पहचानने में सक्षम होता है। अभी हमने आपको बताया गुणधर्मों वाला किसमें होता है? एनालिसिस में होता है। नेक्स्ट देखिए, इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन प्रमेयों के निगमन से संबंधित होता है, और प्रमेयों का निगमन कहाँ पर होता है? औपचारिक में होता है। और नेक्स्ट देखिए, बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर किसमें हो जाएगा? दृश्यीकरण में हो जाएगा। और दृश्यीकरण वाला हमसे पूछ रहे थे तो सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है देखिए, राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी जो 2020 है,
एनईपी 2020 है के अनुसार शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्त, देखिए क्वेश्चन जो ये कह रहा है कि जो एनईपी है 2020 वो ये कहती है कि बेहतर टीचर टीचिंग कर पाए, इसके लिए उसमें टीचर को प्रेरित किया जाना चाहिए, उसका सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। इस कथन को साकार करने के लिए एक सीपीडी जैसे अफसरों को आरंभ करने का सुझाव दिया गया, किसके लिए? टीचर के लिए। तो सीपीडी का फुल फॉर्म क्या है? सीपीडी का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है जो आपकी जो आपकी शिक्षण संबंधी जो आपकी अंदर जो योग्यता है उसका हमेशा विकास करते रहना चाहिए, यानी कंटिन्यूअस प्रोफेशनलिज्म जो आपके अंदर है टीचिंग की, वो डेवलप होती रहनी चाहिए, जिससे कि आप बच्चों को समय के अनुसार शिक्षित कर पाएं या समय के अनुसार उनको अच्छा बेहतर दे पाएं, आप मनोविज्ञान की बेहतर समझ आपके अंदर हो। और देखिए कितने पुराने टीचरों को आज की जो मनोवैज्ञानिक खोजें होती हैं उनसे परिचित कराया जाता है ताकि वो बच्चे को और अच्छे से पढ़ा पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उसके अनुसार औपचारिक शिक्षण की योजना बनाने में शिक्षक की सहायता करता है। देखिए आप सभी जानते होंगे कि जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि जो टीचर है वो एक फीडबैक तैयार करे। क्या तैयार करे? फीडबैक तैयार करे, और उस फीडबैक के अनुसार वो रिमेडियल टीचिंग का प्रोग्राम तैयार करे। क्या करे? रिमेडियल टीचिंग का प्रोग्राम तैयार करे, जिससे कि वो बच्चे जो अधिगम में कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं उनके लिए एक कैसी औपचारिक शिक्षण योजना वो बना पाए। और कौन बना पाए? शिक्षक बना पाए। तभी तो वो इसीलिए तो जो मूल्यांकन होता है उसका बेनिफिट मिलता है कि वो एक रिमेडियल प्लान बना पाता है और जो कमियां रह गई हैं उसको वो पूरा कराता है। तो एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी शिक्षकों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल है? कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अधिगम प्रतिफल कौन सा है एनसीईआरटी के अनुसार? तो हमें पता होना चाहिए कि कक्षा 1 के विद्यार्थी से एनसीईआरटी क्या चाहता है कि कम से कम उसको कितना आना चाहिए कक्षा 1 के विद्यार्थी को। तो देखिए 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना। अगर उसके सामने 29 लिखा है तो वो उसको 29 पढ़ दे, और साथ के साथ ये भी जाने कि 2 यहाँ पर दहाई है, 2 यहाँ पर दहाई है और 9 यहाँ पर क्या है? इकाई है। वो इसको इस तरह से भी समझे, ऐसी समझ उसको 50 तक की संख्याओं में होनी चाहिए। और ये बिल्कुल बात सही है, एक कक्षा 1 तक के बच्चे से ये उम्मीद एनसीईआरटी करता है। ठीक है, नंबर दूसरा देखिए पुनर्समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना। पुनर्समूहीकरण के बिना, पुनर्समूहीकरण क्या होता है इसको पहले समझिए। अगर यहाँ पर 27 लिखा है, और यहाँ पर 39 लिखा है, तो 9 और 7 16 होता है। 16 की 6 जब 16 इस तरह से लिखा जाता है, और यहाँ पर हम इकाई अंक यहाँ लिख देते हैं, और ये दहाई वाला हम पुनर्समूहीकरण करके दहाई में जोड़ते हैं। देखिए पुनर्समूहीकरण करके कहाँ जोड़ते हैं? जाके दहाई में। तो 3 2 5 और 1 6, तो ये 66 हो जाता है। तो हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि पुनर्समूहीकरण के बिना, और कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो आप उसे ये नहीं कह सकते हैं कि आप दहाई लेकर के आप घटाना लगाइए या हासिल लेकर के आप जोड़ लगाइए, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसीलिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि पुनर्समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना उसको आना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना चाहिए। नहीं, ये पॉइंट गलत है। आपको पता होगा कक्षा 1 के विद्यार्थी से जो अपेक्षा की जाती है वो जोड़ और घटाने की ही की जाती है। तो यहाँ पर हम उससे ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो क्या करे, मतलब गुणा भी कर पाए, ऐसी अपेक्षा मुझसे नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अंकीय क्या दिया है, किसी 2 अंकीय संख्याओं में अंक के स्थानीय मान को पहचानना। 2 अंकीय संख्याओं में बिल्कुल पहचानेगा। जब 50 तक की वो संख्याएं जा रहा है, अगर ये 24 लिखा है तो उसको पता है ये इकाई है और ये दाई है, तो अंकों के स्थानीय मान को समझ डेवलप हो रही कम से कम 2 अंक तक उसकी। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला है कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाया। वो भिन्न बताना चाहते हैं, वो देखिए वो भिन्न पढ़ाना चाहते हैं और उन्होंने वृत्त का चित्र बनाया और उसको छायांकित कर दिया इस तरह से। ठीक है, और वो भिन्न पढ़ाना चाहते हैं। कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का एक क्रियाकलाप दिया श्री जोसेफ ब्रूनर के। देखिए ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत है, तो वो ब्रूनर के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के किस मोड की ओर किस मोड का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। तो ब्रूनर महोदय ने
आप ये बात मानिए कि आपके जो पियाजे सर हैं उसके बाद अगर बहुत बड़ा नाम है तो जेरोम ब्रूनर सर का भी नाम आता है, अपने आप में बहुत बड़ा नाम इनका है मनोविज्ञान के क्षेत्र में। इन्होंने 3 मोड बताए हैं अधिगम के। कैसे? यही तीनों लिखे हैं। देखिए सबसे पहला जो मोड बताया है इन्होंने वो बताया है अभिप्रदर्शन, ये पहला मोड है अभिप्रदर्शन, जिसे इन्होंने इनेक्टिव मोड कहा। दूसरा इनका है आइकोनिक दृश्यीकरण, ये दूसरा मोड है। और तीसरा मोड है सिंबोलिक, ये इसका तीसरा मोड है। तो इन्होंने 3 मोड अधिगम के बताए हैं, ये तीनों मोड आपके सामने लिखे। हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। इनेक्टिव मोड होता है अप्रदर्शन के माध्यम से, बच्चा पहले जो अधिगम अधिगम होता है बच्चे का, वो सीखना उसका प्रदर्शन के माध्यम से होता है, वो अपने हाव भाव के माध्यम से चीजों को सीखता है। ऐसा नहीं है कि उसको भाषा डेवलप हो जाती है और बहुत चीजें डेवलप हो जाती हैं, गणित का उसको इस 4 का ज्ञान हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन चीजें उसको कैसे डेवलप होती है, इनेक्टिव अप्रदर्शन मतलब प्रदर्शन के माध्यम से चीजों को सीखता है। दूसरा होता है क्या है, आइकोनिक या दृश्यीकरण। दृश्यीकरण यही दृश्यीकरण हो जाता है कि जब हम उसको चीजें दिखाते हैं कि देखिए ये सेब था और या ये एक कोई वृत्त था, उसको हमने इस तरह से काटा, 4 भागों में बांटा और ये भाग हमने अलग कर दिया, तो उसको ये 1/4 नहीं दिखा रहे हैं, हम उसको दृष्टिकरण में इसको दिखा रहे हैं ऐसे काट करके कि ये, अब बताइए ये इसका क्या हो गया, 1/4 होगा, चौथाई भाग हो गया। और तब जाके कहीं सिंबोलिक, और इसी को हमने सिंबल में बदला जाके 1/4 ऐसे किया जाके, तो ये सिंबलाइज हो जाएगा। तो पहले इनेक्टिव होता है जो कि ज्यादातर मूर्त रूप में होता है, कौन सा, अभिप्रदर्शन। फिर होता है आइकोनिक दृश्य रूप में जो चित्र होते हैं, और इसके बाद जाता है सिंबल यानी ABCD और या 1 2 3 4 ये सिंबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका सिद्धांत तो अपने आप में बहुत अच्छा है, उसको पढ़ाएंगे कभी CDP के क्लास में, तो यहीं पर हो जाएगा। तो क्या था आपका, ये हो जाएगा कौन सा मोड क्या कह रहा था इसमें, वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का, तो क्या हो जाएगा, आइकोनिक हो जाएगा। ठीक है, दृश्यीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है। देखिए 2 आकृतियां हमने ले ली हैं, 2 आकृतियां हमने ले ली हैं, एक ये त्रिभुज ले लिया है, इसकी भुजा 4 है, और एक ये वर्ग ले लिया है, इसकी भुजा 3 है। अब कह रहा है आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है। अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा बताइए, 4 4 4 3 12, और इसका भी परिमाप क्या हो जाएगा, तिचौक 12 है। तो इनका परिमाप समान है, लेकिन जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कैसा आएगा, अलग अलग आएगा, आपको पता है, निकालने की जरूरत नहीं है, यानी ये पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप भिन्न भिन्न हो सकता है। अब क्षेत्रफल समान, ये हमने एक आयत लिया, इसकी एक भुजा 8 है, इसकी एक भुजा 2 है, और ये हमने एक वर्ग लिया, इसकी एक भुजा 4 है। 8 दूनी 16 इसका क्षेत्रफल है, और 4 चौकू 16 इसका क्षेत्रफल है, यानी आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल 16 है, लेकिन परिमाप इसका कैसा है, भिन्न है। देखिए 8 2 10 और 10 दूना 20 और 4 चौकू 16, इसका 16 परिमाप है, इसका 20 परिमाप है, यानी परिमाप कैसा है, भिन्न है, और क्षेत्रफल कैसा है, समान है, तो ये भी बात सही है। देखिए तीसरा क्या है, एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल बिल्कुल समान हो सकता है भाई, कोई भी आकृतियां आप ले लीजिए और उनका क्षेत्रफल समान हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है। आगे देखिए, किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, आयाम अगर हमें नहीं भी पता है, किसी घन का आपको विकर्ण पता है, आपको विकर्ण पता है √3a, आपको विकर्ण पता है, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, ये विकर्ण आपको पता है तो आप a का मान निकाल सकते हो, और a के मान के बाद आप इसका आयतन यानी v वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। तो ये जो बात कह रहा है कि आयाम को जाने बिना आप आयतन नहीं निकाल सकते, तो ये गलत कह रहा है। आपको आयाम नहीं भी पता है तब भी आप आयतन निकाल सकते हो, तो यही हमारा ऑप्शन गलत है, यानी यही सही हो जाएगा। सत्य नहीं पूछ रहा था, तो यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 15 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। इसी तरह की आपको रेगुलर जो पेडागोजी की क्लासेज हैं लगभग सभी सब्जेक्ट्स की आपको रेगुलर डे बाय डे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एग्जाम तक, और मैराथन्स भी इसके आपको शुरू में ही देने की कोशिश करेंगे, जैसा आपने पिछली सीटेट में दिए थे। तो बने रहिए चैनल पे, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। कोई कमेंट हो तो ज़रूर बता दीजिए आपको क्या चाहिए और क्या अच्छा लग रहा है, क्या और चाहिए, या क्या कुछ कमी रह गई है, तो उसको भी आप बता सकते हैं बेझिझक। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।